नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 30 जुलाई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2022 तथा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। हमें व्हिसल ब्लोअर की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहां पर शब्द आ रहा है व्हिसल ब्लोअर। ये है क्या? साथ साथ आरटीआई की बात करेंगे। तो आरटीआई और व्हिसल ब्लोअर में अंतर क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम लागू होने के बाद से देश भर में करीब 100 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। तो ऐसे में व्हिसल ब्लोअर कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग इसमें 2014 और इसमें जो संशोधन हुआ है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा गुजरात में जहरीली शराब की त्रासदी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है, जबकि वहां पर शराबबंदी कानून है। तो हम लोग बात करेंगे इसके साथ साथ गुजरात के साथ साथ अन्य किन किन राज्यों में शराबबंदी कानून है और इसमें और क्या संशोधन होना चाहिए, क्या इस कानून पर और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीसरा टॉपिक होगा अगले सीजेआई का चयन। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया क्या है, सीजेआई के चयन की प्रक्रिया में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सरकार का क्या होता है इसमें रोल, कई बार नियमों को ताक पर भी रखा जा चुका है। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, 2021 में विधानसभा की बैठक में केरल सबसे ऊपर रहा है। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 174 का जिक्र करते हुए अन्य राज्यों से तुलनात्मक हम लोग बात करेंगे कि विधानमंडल में कौन राज्य कब कब कितनी बैठकें किया और कौन कौन से अध्यादेश जारी किया। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसको पृष्ठ संख्या 6 शासन यानी गवर्नेंस के अंतर्गत सेकंड पेपर के अंतर्गत रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यही है कि व्हिसल ब्लोअर की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये व्हिसल ब्लोअर है क्या? यानी कानूनी दस्तावेजों, जैसे हर कंपनियां, हर सरकारी, या कह सकते हैं कि जैसे आरटीआई कानून आया तो इस तरह से इनके नाम को छिपा कर रखा जाता है। यह उन मुद्दों, खासकर कह सकते हैं कि जो खुफिया जानकारी है उनकी सूचना देते हैं, तो इनके नाम को छुपा कर रखती है सरकारें या अन्य कोई संगठन भी इस तरह से करता है, तो वो व्हिसल ब्लोअर कहलाता है। तो दोस्तों, इस तथ्य को नजरअंदाज करना कि सूचना का अधिकार उपयोगकर्ताओं को लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मौत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हिसल ब्लोअर का खुलासा हो जाता है और उनके नाम का खुलासा जब हो जाता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? तो इस तरह से इस अधिनियम के लागू होने के बाद से देश भर में 100 आरटीआई कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। कई को दैनिक आधार पर परेशान किया जाता है। उनके यहाँ उनके घरों पर जा करके उनको कह सकते हैं कि सशंकित किया जाता है। उनके परिवार को कहा जाता है कि उनको बोल दीजिए कि इस मामले से हट जाएं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फाइल है या खनन प्रक्रिया है या कोई भी गुप्त सूचना है, उस पर अगर कोई कार्य कर रहा है और वह बात अगर लीक हो जाती है तो ऐसे में उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आरटीआई का इस्तेमाल करने वालों की मौत के मामले में बिहार पहले नंबर पर है। तो क्या यहाँ पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है? तो बिहार के विभिन्न जिलों में 2010 से अब तक 20 आरटीआई उपयोगकर्ताओं की जान जा चुकी है। दोस्तों, 2008 में कामकाज से संबंधित जानकारी मांगने के 6 आरटीआई उपयोगकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। तो व्हिसल ब्लोअर के परिवारों ने खुलासा यही किया है कि व्हिसल ब्लोअर सार्वजनिक महत्व और हित के मुद्दों पर काम कर रहे थे, जबकि सार्वजनिक हित के मुद्दों पर और वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, उसके बावजूद उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है।
दोस्तों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा में आप देख सकते हैं कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो इन सब की गुप्त रूप से ये लोग जांच करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों, तो इन सब में जो है पारदर्शिता लाने के लिए यह लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं न कहीं मौत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सूचना का अनुरोध कर रहे थे कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत अनिवार्य रूप से जनता के सामने इसे प्रकट किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों सुनवाई के दौरान परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार और प्रत्येक मामले में न्याय दिलाने में उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया है। क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह ध्यान सरकार नहीं दे रही है और लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। दोस्तों आखिरकार विसिल ब्लोअर सार्वजनिक सतर्कता का एक बुनियादी नागरिक कर्तव्य निभा रहे थे कि सरकार को इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए और समय समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके परिवार को डराना धमकाना सरकार द्वारा कार्रवाई की कमी और शक्तिशाली निहित स्वार्थों के साथ पुलिस की मिली भगत को भी दर्शाता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत जरूरी है एक नए ढांचे को बनाना। दोस्तों ऐसे समय में यह है कि जहां सरकार अपनी चूक और कमीशन के कृत्यों से होने वाले हताहतों के अस्तित्व से इनकार करती है, इसने नागरिक समाज को विमुद्रीकरण, कोविड-19 और अब आरटीआई के कारण अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है, ताकि लोगों को विशेष रूप से गरीबों के जीवन को केवल संख्या के रूप में याद ना किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकारों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन सभी मामलों में तेजी से और समयबद्ध तरीके से जांच करने का निर्देश देना चाहिए जहां आरटीआई उपयोगकर्ताओं को परेशान किया जाता है। इसमें पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए सक्रिय प्रयास करना शामिल होना चाहिए। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को भी सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट से दर्शाता है कि हत्या किए गए आरटीआई उपयोगकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी वह जानकारी थी जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक डोमेन में अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना था। इसलिए राज्य सरकारों को कार्रवाई योग्य जानकारी के सक्रिय प्रकटीकरण को संस्थागत बनाने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। क्या यह संभव है कि सक्रिय खुलासे में राजस्थान ने मोर्चा संभाला है? इनके जन सूचना पोर्टल के बाद कर्नाटक के माहिती कानाजा अनिवार्य प्रकटीकरण के व्यवहारिक तरीकों से उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन इस तरह के अन्य राज्यों को भी करना पड़ेगा। नए ढांचे के तहत तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आरटीआई उपयोगकर्ताओं की धमकियों, हमलों या हत्याओं के सभी मामलों में राज्य सूचना आयोग को तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को उपयोगकर्ताओं को दिए गए सभी प्रश्नों और उत्तरों को खुलासा करने, उन्हें सार्वजनिक करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी का व्यापक प्रचार करना संभावित रूप से आरटीआई उपयोगकर्ताओं पर हमले के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि अपराधियों को यह संदेश मिलता है कि मामले को कवर करने के बजाय कोई भी हमला और भी अधिक सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस पॉइंट के तहत नए ढांचे को बनाने की जरूरत है। चौथा बिंदु यह है कि विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है। दोस्तों इससे संबंधित विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 और 15 में कुछ संशोधन भी किया गया, लेकिन अभी तक उस पर मूर्त रूप उसे नहीं दिया गया है। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम जानना आवश्यक हमारे लिए कि सूचना का अधिकार जो कानून का उद्देश्य विसिल ब्लोअर संरक्षण एक्ट से कैसे भिन्न है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, तो इसके उद्देश्यों और कारणों के अनुसार वर्जित श्रेणियां सूचना की उन 10 श्रेणियों पर आधारित हैं जिनका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत नहीं किया जा सकता, पर हो सकता है कि दोनों के बीच यह तुलना उपयुक्त ना हो। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी काम से संबंधित सूचनाओं को सब नागरिकों को उपलब्ध कराने से, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बरकरार रहे। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां सरकारी संस्थाएं नागरिकों की सभी गुप्त सूचनाएं न देना चाहें। इसके विपरीत अगर विसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना की जानकारी
अधिकारी को दे सकता है। सभी मामलों में सक्षम अधिकारी एक उच्च स्तरीय संवैधानिक अथवा वैधानिक अधिकारी होता है। तो जानकारियों का खुलासा नहीं किया जाता व लंबित मामलों से संबंधित आरोपों की जांच सावधानी से होनी चाहिए। शिकायतकर्ता, जनसेवक की पहचान व संबंधित दस्तावेजों को गोपनीय रखा जाता है विसिल ब्लोअर में। दोस्तों, अब यहाँ पर विसिल ब्लोअर 2014 और 15 इसमें संशोधन थोड़ा सा किया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण यही 2014 में कि भ्रष्टाचार, पद या निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग या फिर किसी जनसेवक द्वारा अपराध के मामलों का इसमें खुलासा किया जा सकता है 2014 के तहत। दोस्तों, इसमें जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की उपयुक्तता की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मना होने के बावजूद इस एक्ट के अंतर्गत खुलासा किया जा सकता है। यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 किसी भी सूचना को दस्तावेज और प्रसारित करने से रोकता है अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करती है, लेकिन व्हिसल ब्लोअर इसे उजागर कर देता है। मना खुलासे को तय करने की प्रक्रिया लागू नहीं है क्योंकि यह एक्ट किसी भी प्रकार की सूचना के खुलासे को मना नहीं करता। दोस्तों, जांच के लिए लंबित प्रकरणों का खुलासा विसिल ब्लोअर संरक्षण एक्ट के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। यानी अगर एक बार शिकायत दर्ज हो गई है और जांच प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को सूचना की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं अगर वह 5 श्रेणियों के अंतर्गत आती है। और यह श्रेणियां कैसी हैं? भारत की सुरक्षा, विदेशी संबंध, लोक आदेश और नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए बढ़ावा और कैबिनेट प्रक्रिया। तो इस तरह से यह व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 14, लेकिन यह पूरी तरह से कह सकते हैं सकारात्मक रूप से रिजल्ट नहीं दे रहा है। फिर इसमें 2015 में संशोधन की बात की गई। तो यह कैसे एक तरह से देखा जाए तो तुलनात्मक अगर देखें 2014 में तो यह जो है इसमें क्या है कि खुलासा करना मना है अगर निम्न से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं तो। यानी वह सूचनाएं जैसे मैंने बताया कि भारत की संप्रभुता, सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित या किसी अपराध के लिए बढ़ावा, तब ऐसे में सूचना नहीं दी जा सकती। मंत्रिपरिषद की चर्चा का रिकॉर्ड जिसके प्रकाशन की न्यायालय द्वारा मनाही की गई हो या इसके कारण न्यायालय की अवमानना हो सकती है। विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन, वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, अगर यह तीसरे पक्ष को प्रभावित करता है तो विश्वसनीय पद पर प्राप्त सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त आय, किसी के लिए घातक होने की आशंका, जांच में बाधा बनने की आशंका, निजी मामले अथवा निजता में हस्तक्षेप। बहरहाल अगर ऊपर वर्णित 2, 4, 6 और 10 से संबंधित सूचना का अधिकार 2005 के तहत उपलब्ध है तो उनका खुलासा इस बिल के तहत किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, इस बिल का काफी विपक्ष विरोध कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हिसल ब्लोअर में व्हिसल ही हटाने की बात कर दिया गया है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मना खुलासों का इस बिल के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता, जबकि 2014 में खुलासा किया जा सकता था, लेकिन 2015 में यह नया संशोधन किया कि इसमें खुलासा नहीं किया जा सकता। और अगर एक बार खुलासा हो गया तो सक्षम अधिकारी इसे सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी को रिफर कर सकता है और वह सरकारी अथॉरिटी का अंतिम निर्णय होगा वह खुलासा मना है या नहीं। और दोस्तों, सूचना के तहत 5 श्रेणियों के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? 10 श्रेणियां रख दिया गया। तो ऐसे में व्हिसल ब्लोअर फिर कहां से प्रासंगिक रह जाएगा? यही कारण है कि इसका काफी विरोध हो रहा है। दोस्तों, तो यह जो है अभी इसमें और भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी इन आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान को बचाया जा सकता है, उनके परिवार को सुरक्षित किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि इस वास्तविकता को देखते हुए राज्य सरकारों जैसे कि बिहार और महाराष्ट्र जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है को कम से कम एक राज्य स्तरीय व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून बनाकर व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के तंत्र को पेश करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र को अगर जीवित रखने के लिए मौत का सामना कर रहे आरटीआई उपयोगकर्ताओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करना ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो यह महत्वपूर्ण लेख था। अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की ओर, पृष्ठ संख्या 7 पे आया हुआ है। इसे राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। टोकन प्रोहिबिशन टेक्स ए टोल इन गुजरात। दोस्तों, अहमदाबाद और बोटाड, यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात के इन जिलों में 45 लोगों की जान
जान लेने वाली शराब की त्रासदी ने फिर से राज्य के शराबबंदी कानून के खोखलेपन को उजागर कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 75 से अधिक अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एक जांच आयोग बैठा दिया है। विपक्ष इसके न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो अवैध नकली शराब है मेथेनॉल, अगर उसमें मेथेनॉल जैसे बियर जैसे कानूनी रूप से जो बनाए जाते हैं, जिन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है इन मादक पेय पदार्थ में, तो हल्का मेथेनॉल पाया जाता है। जबकि जो देशी शराब बनाई जाती है, सुरक्षित तरीके से नहीं बनाई जाती है, तो इसमें बड़ी मात्रा में मेथेनॉल हो सकता है। तो कभी कभी लागत बचाने के लिए अवैध शराब बनाने वालों द्वारा औद्योगिक मिथाइल एल्कोहल या विकृत स्प्रिट जिसे एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण मिला दिया जाता, तो यही जहरीला हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी त्रासदी का इतिहास की ओर जाएं, तो जहरीली शराब के जहर से हर दिन औसतन हमारे देश में 3 लोगों की मृत्यु हो रही है और यह बहुत भयावह स्थिति रूप ले रही है। विभिन्न राज्यों से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो लोकसभा ने शीर्ष 5 राज्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिन्होंने 2016 से 20 में अवैध और नकली शराब के सेवन से अपनी जान गंवाई, जिसमें बिहार और छत्तीसगढ़ इस सूची में सबसे आगे है। दोस्तों, नकली शराब के सेवन से 6000 से अधिक लोग 2016 और 20 के बीच में मौत हुई, जिसमें 2020 में सबसे कम 947 मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, पंजाब में 2020 में 129 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी 110 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में 103 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र, तो इस तरह से इन राज्यों पर पीने पर है पाबंदी, उसके बावजूद भी इन राज्यों में मृत्यु हो रही है। गुजरात पर है, लक्षद्वीप है, बिहार है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर के कुछ जिलों में, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ पर शराब बंदी है। दोस्तों, अब शराब की उम्र क्या है, मतलब इसको पीने की उम्र, तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम और पुदुचेरी में 18 वर्ष है, जबकि केरल में 23 वर्ष है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में 25 वर्ष है और अन्य सभी राज्यों में 21 वर्ष रखा गया है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अगर हम उसे देखते हैं तो भारत शराब पीने के मामले में दुनिया में 7वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत में 66.3 करोड़ लीटर शराब की हर साल खपत है। दोस्तों, 11% भारतीयों को रोज पीने की लत है और 16% ग्लोबल एवरेज है। 45% हिस्सेदारी शराब की खपत में दक्षिण भारत के 5 राज्यों की है और दोस्तों 88% भारतीय 25 साल से कम उम्र में शुरू कर देते हैं शराब पीना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अनुच्छेद 47 यही कहता है कि पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है और राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। दोस्तों, गुजरात शराबबंदी कानून अगर देखा जाए तो इसके तहत आरोपी को 10 साल तक की सजा और कह सकते हैं कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान है अगर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो है, इसके बावजूद भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, यह समझ से परे है। दोस्तों, 2018-19 में गुजरात हाई कोर्ट में लगी याचिकाएं क्या मांग कर रही थी, इसी को संबंधित, चूंकि गुजरात हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगी हुई हैं, जिनमें गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत राज्य में शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इन याचिकाओं पर उठाई आपत्ति को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। तो याचिकाओं में यह कहा गया था कि शराब पर पाबंदी से जुड़ा कानून पूरी तरह से मनमाना है। यह घर में बैठकर शराब पीने के अधिकार से लोगों को वंचित रखता है, यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। अब सोचिए, इसके बावजूद इतना विरोध कर रहे हैं और वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर जरूरी है शराबबंदी कानून। तो इस तरह से इन याचिकाओं के जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को कायम रखा था और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो याचिका लगाने वालों का कहना है कि 1951 में राइट टू प्राइवेसी नहीं था। तो यह तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 2017 में यह एक निर्णय दिया था। इस आधार पर अपने घर में बैठकर चारदीवारी में शराब पीने का अधिकार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह क्या था 1951 का फैसला जिसका हवाला गुजरात सरकार दे रही है।
तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के प्रावधानों का फैसला सुनाया था और उस समय गुजरात बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था और इस कानून के सेक्शन 12 और 13 के तहत शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी थी। तो भाषा के आधार पर चूंकि महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गए तो 1960 में गुजरात ने इस कानून को जस का तस लागू कर दिया था। 1951 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा कहा जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को नुकसान देने वाले पेय को बनाने, बेचने और पीने की पाबंदी लगाने का अधिकार है। तो क्या वाकई में शराब पीना हमारा बुनियादी अधिकार है? तब ऐसे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 से शराब बेचने और पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। तो बिहार हाई कोर्ट की डिवीजन ने 2016 को अपने आदेश में इस कानून के विरोध में फैसला सुनाया और इसी फैसले में सवाल उठा कि क्या शराब पीना बुनियादी अधिकार है। तो दोनों जजों ने एक दूसरे से अलग विचार भी इस आदेश में सामने आए। एक साल बाद केरल में सरकारी शराब दुकानों का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और 2017 में हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का शराब पीने का अधिकार राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा हो सकता है और इस दलील के आधार पर सरकार को इस पर पाबंदी लगाने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। और यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि क्या पीना, क्या खाना है, यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसका अधिकार है। यह जीने और व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में राइट टू प्राइवेसी को इससे जोड़ा गया था। तो दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी का फैसला क्या है जिसके आधार पर शराब पीने के अधिकार का दावा हो रहा है? तो यह 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को बुनियादी अधिकार करार दिया था, साथ ही इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जायज ठहराया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय अटॉर्नी जनरल ने यह दलील भी दी थी कि शराब पीने और बेचने को राइट टू प्राइवेसी कहकर बुनियादी अधिकार नहीं बना सकते। राइट टू प्राइवेसी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इस तरह से आशंकाओं को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार किसी अधिकार से वंचित रखती है तो इसके पीछे इसका इरादा नेक होना चाहिए। अगर वह संवैधानिक आधार पर कोई व्यापक फैसला लेती है तो उसे मान्यता देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह वर्तमान की जो घटना घटित हुई है, ऐसे में शराबबंदी कानून पर और मजबूत कानून, कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। दोस्तों, निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप काला बाजार के माध्यम से शराब का अनियंत्रित उत्पादन और उपभोग, इसकी बिक्री हो रही है और जिस राज्यों में इसकी जो बैन है वहां पर भी इसका उत्पादन, इसका कह सकते हैं वितरण, बिक्री हो रही है। तो ऐसे में यह जो अभी गुजरात में जाने गई हैं, यहां पर गुजरात सरकार और देश को इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 8 पर। इसको भी राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है और यह टॉपिक है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो है महत्वपूर्ण यही है, वह 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ ढेर सारी अदालतों में ज्वाइनिंग बहुत सारा हो रही है। तो केंद्रीय कानून मंत्री निवर्तमान CJI की सिफारिश मांगेंगे कि अगला CJI कौन होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। यही परंपरा भी रही है। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान न होने की वजह से ही सर्वोच्च पद की नियुक्ति के लिए अभी तक पिछली परंपराओं का ही सहारा लिया जाता है, जिसके तहत मौजूदा CJI रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज बतौर मुख्य न्यायाधीश की जगह लेंगे। तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश का चयन उनकी उम्र से नहीं बल्कि इस बात से तय किया जाता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज कब नियुक्त किया गया। लेकिन इसमें सबसे रोचक तथ्य यह है कि वही जज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है, वह उतना ही वरिष्ठ माना जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जब CJI रिटायर हो रहे हों तो कोई एक जज ऐसा है जिसकी उम्र 63 वर्ष है और वो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहा है, जबकि एक दूसरे जज की उम्र वैसे तो 62 साल है
लेकिन वह 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के पैमाने पर 62 साल की उम्र वाला जज वरिष्ठ माना जाएगा और उसी को देश का अगला सीजेआई होना चाहिए। तो ऐसे में मामला तब पेचीदा होता है जब 2 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक दिन हुई होती है और ऐसा मामला कई बार सामने आया है। तो दोस्तों, सीजेआई के चयन की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी बारे में पूछा कि ठीक उसी प्रकार हर केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों का मंत्रालय मुख्य न्यायाधीश से भी राय मांगता है, जैसे किरण रिजिजू मांगे हैं। इसके बाद सीजेआई वरिष्ठतम जज के नाम की सिफारिश करते हैं, जिससे उन्हें मुख्य न्यायाधीश के फिटनेस को लेकर कोई संदेह नहीं होता। यही नहीं, सीजेआई आगामी सीजेआई के लिए कॉलेजियम से भी बात करते हैं और राय लेते हैं। सीजेआई की सिफारिश के बाद कानून मंत्रालय इसे आगे बढ़ाता है और वह प्रधानमंत्री के पास जाता है और वहीं से यह जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सीजेआई के नाम पर मोहर लगती है, फिर राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। तो यही प्रक्रिया है। तो इसमें सरकार का क्या होता है रोल? तो चीफ जस्टिस के चयन की प्रक्रिया में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री की भागीदारी के साथ कॉलेजियम का भी अहम रोल होता है। सरकार कॉलेजियम के फैसले पर दोबारा विचार के लिए वापस भेज सकती है और अगर कॉलेजियम दोबारा उसी नाम को भेजती है तो सरकार फिर उसका विरोध नहीं कर पाती है। दोस्तों, कई बार नियमों को ताक पर रखा जा चुका है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी, हर बार वरिष्ठता की परंपरा को ही अपनाया गया, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जो कि एएन रे और न्यायाधीश एमएच बेग की नियुक्ति के समय हुआ था। तो न्यायाधीश एएन रे की नियुक्ति 25 अप्रैल 1973 को हुई थी। एसएम सीकरी के रिटायर होने के बाद सारे नियमों को ताक पर रखकर चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। रे को न्यायाधीश जेएम शेल्ट, जस्टिस केएस हेगड़े और न्यायाधीश एएन ग्रोवर की वरिष्ठता को ताक पर रखकर यह पद दिया गया था। तो इस तरह से जूनियर को बना दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं घटित होती हैं। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 1 पर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर राज्य व्यवस्था से ही जोड़ा जा सकता है। केरला टॉप्स इन होल्डिंग असेंबली सीटिंग इन 2021। तो यानी 2021 में विधानसभा की बैठक में केरल सबसे ऊपर। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली में 10 दिनों से भी कम समय के लिए बैठकें हुई हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान विधानसभा की बैठकें आयोजित करने में 8वें स्थान पर खिसक गया था केरल, लेकिन 2021 में वह शीर्ष स्थान पर लौट आया। इसके सदन में 61 दिनों तक बैठक हुई, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि 2021 में महामारी की अधिक विषाणु जनित दूसरी लहर देखी गई। दोस्तों, 2016 से 19 के बीच यह 53 दिनों के औसत के साथ टॉप पर रहा। मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठने के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है। तो 2005 में कर्नाटक ने एक कानून भी बनाया। राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज का आचरण कम से कम 60 दिनों की शर्त के साथ, जब कांग्रेस जनता दल गठबंधन सत्ता में था। हालांकि 5 राज्यों ने उल्लंघन में इस मानदंड का अधिक पालन किया। 2021 में उड़ीसा में 43 दिन, कर्नाटक में 40 और तमिलनाडु में 34 दिन, जबकि उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के आंकड़े 17, 16 और 11 थे। लेकिन केरल सरकार ने इतने दिनों में 144 अध्यादेश भी जारी किया। दोस्तों, 28 राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में 17 की बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई। दोस्तों, उनमें से 5 आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली, जिनमें 10 दिनों से कम समय के लिए बैठक हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे। यह हमने बताया ही। दोस्तों, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने निर्धारित किया था कि 70 से कम सदस्यों वाले राज्य विधानसभाओं, उदाहरण के लिए पुदुचेरी को वर्ष में कम से कम 50 दिनों और अन्य सदनों को कम से कम 90 दिनों के लिए बैठक करनी चाहिए, जबकि इसका उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, जनवरी 2016 में गांधीनगर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सुझाव दिया था कि राज्य विधानसभाओं में एक वर्ष में कम से कम 60 दिनों तक बैठकें होनी चाहिए।
तो दोस्तों 2016 और 21 के बीच पीआरएस बताता है कि 23 राज्य विधानसभाओं की बैठक औसतन 25 दिन के लिए हुई। तो इस तरह आप देख सकते हैं जब बैठकें कम होंगी तो ऐसे में अध्यादेश भी लागू होगा। तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन यानी आहूत करना, स्थगन, सत्रावसान, विघटन, यह सब राज्य विधानमंडल के सत्र हैं। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर क्या होता है आहूत करता है, बैठक को भेजता है। दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए और एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। और स्थगन की बात की जाए तो बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। वह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। तो अनिश्चित काल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना और इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है। और सत्रावसान की बात की जाए तो पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है और स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है। और विघटन की बात की जाए तो एक अस्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद तो कभी विघटित नहीं होता, जैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता उसी तरह विधान परिषद का सिर्फ विधानसभा विघटित हो सकती है। तो सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। तो विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज हो जाने को, जैसे विधानसभा में कोई लंबित विधेयक है तो वो समाप्त हो जाता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है तो वह मतलब कह सकते हैं विधान परिषद वो भी नष्ट है। और विधान परिषद में अगर पारित विधेयक है और विधानसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक आगे फिर लोक विधानसभा में पारित कर उसे पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 174 के साथ राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान, विधानसभा भंग यानी विघटन भी कर सकता है। और दोस्तों जब विधानसभा सत्र में ना हो तो ऐसे में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, जैसे मैंने क्या बताया था कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह से राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है यदि विधानसभा सत्र में ना हो तो अगर कानून की आवश्यकता हो तो जैसे केरल ने क्या 144 अध्यादेश जारी किए। तो इन सब बातों को महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। चूंकि आरटीआई आवेदकों पर हमले बेरोक टोक जारी हैं, इसलिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, न कि तदर्थ सुधारों की। तो इसका परीक्षण करें। तो आरटीआई अधिनियम लागू होने के बाद से देश भर में 100 आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए हैं। तो ऐसे में विसिल ब्लोअर की रक्षा करने की आवश्यकता है, एक नया ढांचा बनाने की आवश्यकता है, प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है, विसिल ब्लोअर 2014 और 15 को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखना है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत को शराबबंदी के जोखिमों और लाभों पर अधिक ईमानदार चर्चा की जरूरत है। तो ग्रामीण अहमदाबाद और बोटाद जिलों के आधा दर्जन गांवों में कुल मरने वालों की संख्या 45 हो गई है। तो इसी को देखते हुए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में इस अवैध शराब और नकली शराब क्या होती है, जहरीली शराब त्रासदियों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हुए किन राज्यों में पूर्ण रूप से शराब बंदी है और क्यों ना हो बंदी और इस बंदी को और कठोर होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अंत में निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।